नमो नमः मित्रों आइए हम सभी आज वर्णों के भेद सीखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, जिसे अच वर्ण भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसे हल वर्ण भी कहते हैं। अब आइए स्वर वर्ण की परिभाषा को देखते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं या अच वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से इसको परिभाषा रिवाइज कर देते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण या अच वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री आदि। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो स्वरों को याद करने के लिए आइए मित्रों एक छोटा सा श्लोक पढ़ते हैं और इस श्लोक को गायन के माध्यम से याद कर लेते हैं। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनं चार्धमात्रकम्। मित्रों, आप सभी भी इस श्लोक का गायन एक बार मेरे साथ करें, तो इससे आप सभी को यह श्लोक याद हो जाएगा और स्वरों के ज्ञान में यह श्लोक आपको सहायता प्रदान करेगा। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनं चार्धमात्रकम्। तो इस श्लोक को आप सभी पढ़ के याद कर लेंगे, ताकि आप सभी को यह स्वर वर्ण के जो तीनों प्रकार हैं, स्वर वर्ण, ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनको याद करने में कठिनाई ना महसूस हो। तो आइए इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। इस श्लोक का यह अर्थ है कि एक मात्रा, यहाँ पर लिखा गया है कि एक मात्रो अर्थात एक मात्रा भवेत यानी होना चाहिए, ह्रस्वः यानी ह्रस्व स्वर में, अर्थात ह्रस्व स्वर में एक मात्रा जानना चाहिए। और द्विमात्रः दीर्घः उच्यते, और 2 मात्रा वाले वर्णों को दीर्घ वर्ण कहते हैं। उच्यते यानी कहा जाता है। मित्रों, इसमें दीर्घ संधि है। अब त्रिमात्रश्च प्लुतः ज्ञेयो, अर्थात 3 मात्रा वाले वर्णों को प्लुत जानना चाहिए, अर्थात 3 मात्रा वाले वर्णों को प्लुत स्वर जानना चाहिए। और व्यंजनम च अर्धमात्रकम। मित्रों, यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के चार्ध बन गया है। तो व्यंजनम यानी व्यंजन वर्ण आधे मात्रा वाले वर्णों को जानना चाहिए। ऐसे वर्ण जिनमें आधे मात्रा वाले वर्ण हों, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो आइए अब हम सभी ह्रस्व स्वर की परिभाषा को जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मित्रों, ह्रस्व स्वर की परिभाषा को एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण करने में
एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये 5 स्वर हैं। मित्रों, अब इसके बाद हम सभी दीर्घ स्वर की परिभाषा को जानते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो आइए सीखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय, जिस स्वर के उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए मित्रों, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि जिस स्वर के उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। मित्रों, इनकी संख्या 8 होती है, यानी ये 8 दीर्घ स्वर हैं। आइए अब इसके बाद तीसरा स्वर है हमारा प्लुत स्वर। आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मित्रों, ऐसे वर्ड जिस स्वर की उच्चारण करने में, ऐसे वर्ड जिस स्वर के उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। यह स्वर त्रैमात्रिक होता है। इसका प्रयोग प्रायः वेदों में ही होता है। अब मित्रों, यहाँ पर जो लिखा गया है ओ के बाद यहाँ ई नहीं लिखा है। यहाँ पर ये हिंदी की ये संख्या 3 लिखा गया है बीच में, और यह संख्या 3 जो यहाँ पर लिखा गया है यह हमको त्रैमात्रिक का ज्ञान कराता है, यानी 3 मात्रा का बोध कराता है। और इसका प्रयोग, ये प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को बुलाने में भी होता है। अक्सर जैसे दूर के व्यक्ति को बुलाते हैं, जैसे किसी को बुलाते हैं किसी के नाम से, ए राजू यहाँ आओ, तो ऐसे दूर के व्यक्ति के बुलाने में ये प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। तो आइए सीखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी स्वर की किसी अन्य स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर व्यंजन वर्ण की परिभाषा ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी स्वर की या अन्य स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कहते हैं। जैसे कि क के बोलने में ये हलंत युक्त क और अ के मेल से बना है ये क, और ठीक उसी प्रकार से ये कि बराबर ये हलंत युक्त क और ई मिल करके ये की बना है। उसी प्रकार से सी बनाने में ये हलंत युक्त स और ई मिल करके ये सी बना है। आदि व्यंजन वर्ण ऐसे ही जिस प्रकार से ये सभी बोले गए, इसी प्रकार से स्वर वर्णों की सहायता से ही व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण के भेद, आइए अब सीखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद सीखते हैं। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। आइए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं।
तो स्पर्श व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कादयोः मावसानाः स्पर्शाः। कादयोः मावसानाः स्पर्शाः अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मित्रों, इसमें कादयोः मा अवसानाः स्पर्शाः कहा गया, तो यानी कि क से जिसका प्रारंभ होता है, क से जिसकी शुरुआत होती है और म पर जिसका अवसान होता है, अर्थात जिसका क से शुरुआत होता है और यहाँ म तक समाप्त होता है, वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। तो आइए इन 25 वर्णों को भी देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हैं। तो क वर्ग बराबर ये क, ख, ग, घ, ग होता है और च वर्ग बराबर होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग बराबर होता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग बराबर त, थ, द, ध, न होता है और प वर्ग बराबर क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। तो अब आइए इसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन। इसको संस्कृत में बोलते हैं सलोष्माणः, यानी कि सल प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं, यानी इसमें ये 4 वर्ण होते हैं स, स, स और ह, तो ये सभी ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो मित्रों एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये हैं स, स और ह। अब इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन को देखते हैं। तो इसको संस्कृत में बोलते हैं यड़ः अंतःस्थाः, यानी कि यड़ प्रत्याहार के वर्ण ही अंतःस्थ वर्ण कहे जाते हैं। अब यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं इसको आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पर भी आइए देख लेते हैं कि य, व, र और ल ये स्वर होते हैं यड़ प्रत्याहार के। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है और ये यड़ प्रत्याहार के वर्ण जो अंतःस्थ वर्ण हैं क्या है। तो अंतःस्थ का मतलब है बीच में रहने वाला। अंतःस्थ का मतलब है बीच में रहने वाला। यड़ का अंतःस्थ नाम सार्थक है। यड़ का अंतःस्थ नाम सार्थक है। य, व, र, ल स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि ये जो माहेश्वर सूत्र में जो स्वर है और नीचे व्यंजन है, तो बीच में ये 5वां और 6वां सूत्र यानी हैवरट के इस य से लेकर के लड़ के इस ल तक य, व, र, ल ये अंतःस्थ यानी बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। ये संयुक्त व्यंजन क्या हैं? तो जब 2 व्यंजनों के योग से बनने
वाले वर्ण बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या 3 होती है, यानी ये 3 हैं। कौन कौन से हैं? ये क्ष, त्र और ज्य हैं। तो ये सभी मित्रों कैसे बने हुए हैं? ये हलंत युक्त क और स मिलकर के क्ष का निर्माण करते हैं और यहाँ पर आधा त यानी हलंत युक्त त, र मिलकर के त्र बनते हैं और ठीक उसी प्रकार से ये हलंत युक्त ज और इया मिलकर के ज्य बन जाते हैं। तो मित्रों इसको ज्ञ भी कहते हैं, लेकिन ये ज्ञ शब्द अशुद्ध है और इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञ। धन्यवाद।